नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। दशकों से विदेशी साजिश का शिकार रहा जम्मू कश्मीर 2019 के बाद से शने-शने धीरे-धीरे ही सही लेकिन शांति पथ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, विकास पथ पर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बहुतों को रास नहीं आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो ताकतें लगातार भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रोपेगेंडा करती रही जम्मू कश्मीर को लेकर के, वहाँ के मौलिक अधिकारों को, मूल अधिकारों को, मानव अधिकारों को लेकर के तथाकथित मैं कहूँगा, उनकी भी एक तरीके से नानी मरी हुई है। अब उनको जम्मू कश्मीर में विकास भी दिखाई दे रहा है, शांति भी दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से लंबी-लंबी कतारें लगा करके लोगों ने वोटिंग किया और 50% से अधिक की वोटिंग हुई, वो पूरी दुनिया के लिए ही एक तरीके से जवाब था मोदी सरकार का और जम्मू कश्मीर के लोगों का भी। मैं तो वहाँ के लोगों को भी श्रेय दूँगा, जो 5 अगस्त 2019 को जो वहाँ विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया, 370-35 से हटाया गया, उसको लेकर के चिल्लपों कर रहे थे। जम्मू कश्मीर जिस तरीके से शांत हुआ है, कभी-कभार टारगेटेड हत्याएं होती हैं, वो उनका फ्रस्ट्रेशन है, समझ में आता है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश भी अब निवेश के लिए, विकास के लिए, शांति के लिए माफिया मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा है। और वो कौन लोग हैं जो ना जम्मू कश्मीर की शांति को पचा पा रहे हैं और ना ही जिन्हें उत्तर प्रदेश का ये बदला हुआ रूप रास आ रहा है। जम्मू में थे, जम्मू संभाग में थे राहुल गांधी और वहाँ उन्होंने जो भाषण दिया है, मेरे तो सिर के ऊपर से उतरती हैं इनकी बातें। वो कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से कि आपका तो सब कुछ छीन लिया इन लोगों ने और तमाम बातें और पता नहीं क्या-क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। अमित शाह के बेटे पर पहुंच गए कि साहब कभी बैट हाथ में नहीं उठाया और वो तो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। पता नहीं इनको क्या तकलीफ है और शरद पवार से क्यों तकलीफ नहीं थी जब वो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। एक बार माधवराव सिंधिया भी बने थे। राजीव शुक्ला तो अभी भी उपाध्यक्ष हैं, उनसे क्यों तकलीफ नहीं है। राजीव शुक्ला ने कौन से टेस्ट और टी20 और वनडे खेले हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कहना है ताकि सुर्खी बन जाए। इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं 2027 में जब हम सत्ता में वापसी करेंगे तो सारे बुलडोजर्स के जो मुंह हैं वो गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। पता नहीं मतलब इनके फ्रस्ट्रेशंस कहाँ जाकर के थमेंगे। मेरे साथ आपके चिर परिचित प्रयागराज से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी, तो उन्हीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। तो साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि ये अखिलेश बाबू को क्या हुआ है, इनके पेट में दर्द क्यों उठने लगा है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणियां जो उनका ऑब्जर्वेशन था उसको तोड़ मरोड़ करके राष्ट्रीय स्तर पर भी पेश किया गया, कुछ चैनलों ने भी गलत तरीके से चलाया। कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने भी और इधर अखिलेश यादव ने भी उस फैसले के बाद से कुछ ज़्यादा बयानबाजी की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया साहब, पहले तो वो बताइए। और अभी ये अखिलेश यादव क्यों बोरा गए हैं, क्यों कह रहे हैं कि 2027 में हम सत्ता में आएंगे तो गोरखपुर में पता नहीं क्या कर देंगे। अब पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर लें सर। जी। सुप्रीम कोर्ट में जो मोटी मोटी बातें देखने को हैं
जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता ने कहा कि साहब जिनके घर गिरे हैं वो तो कोर्ट आए नहीं, वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो हाई कोर्ट तक नहीं गए, कहीं नहीं गए एक भी। अच्छा, ये बात मैं आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूँ कि जितनी जगह बुलडोजर चला एक भी आदमी कोर्ट नहीं गया। ऑपरेशन लंगड़ा में 17-18 हजार आदमियों के पैरों में गोली लगी, एक भी आदमी कोर्ट नहीं गया। गलत है तो कैसे जाएंगे सर? तो वही बात उन्होंने कहा कि साहब देखिए जिनके घर गए हैं वो तो कोर्ट आए नहीं। कोर्ट कौन है? जमाते उलेमा इस्लामी। जमाते उलेमा इस्लामी ठेकेदार है। किस बात है ठेकेदार? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमाते उलेमा की हियरिंग को सुना। कायदे से होता क्या है सर, कोर्ट में एक शब्द होता है लोकस। लोकस का मतलब होता है कि आप किसी मुकदमे में पैरवी रखने की आपकी हैसियत क्या है, आपका स्टेक क्या है, आप क्यों आए हैं, आप खुदाई फौजदार हैं, आप क्यों आए हैं, आपसे क्या लेना देना, जिसको दिक्कत है वो आए। बड़ी सी बात, इस बार कोर्ट ने लोकस नहीं पूछा, उन्होंने जमाते उलेमा को मुसलमानों का ठेकेदार मान लिया। इतनी बड़ी मुसलमानों की ठेकेदार है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ती भाई? मैं चलिए कोई बात नहीं। कोर्ट ने कुछ तर्क टिप्पणियां की, इसमें दो राय नहीं है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एफिडेविट पेश किया और उस एफिडेविट में लिखा था कि साहब अवैध निर्माण गिरा रहे, इसमें गलत क्या है, इसके लिए नियम कानून है, कानून का पालन हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपके शो पे कई बार बताया कि साहब नोटिस दी गई है, 3-3 नोटिस दी गई है लोगों को, तो आप क्या करेंगे? तो कोर्ट ने दो बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के एफिडेविट की तारीफ करते हैं। दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी अवैध निर्माण को संरक्षण देने का हमारा इरादा नहीं है। ये बात सच है कि कोर्ट ने यूपी सरकार के एफिडेविट की तारीफ भी की और ये भी कहा कि हम अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देंगे। लेकिन दोनों चीजें हैं साहब, ये पिटीशन सुनने ही लायक नहीं, कोर्ट सुन क्यों रही है? अब उस पर आप ऑल इंडिया कोई मैकेनिज्म मानिए बना दिया आपने, तो मैकेनिज्म बनाने का वही होगा ना कि साहब जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज है उससे आप छेड़छाड़ करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे गिराओ, ऐसे नहीं ऐसे गिराओ। योगी सरकार भी बैकआउट करने के मूड में नहीं है, मेरी बात तो ये सरकार वो भी बैकआउट करने के मूड में नहीं। देखना पड़ेगा क्या होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, दो बातें हम इसमें जान लें कि पहली बात, कोर्ट को भी नियम कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही तो आदेश करना होगा, उसके बाहर तो आप नहीं जा सकते। लेकिन कोर्ट्स अपने नियम कानून और संविधान को अपने हिसाब से पढ़ते हैं, अपने अपने तमाम मुद्दों पे ऐसे ऐसे फैसले आ जाते हैं जो मुझे लगता है कि शायद उतने वाजिब नहीं है। लेकिन ये कोर्ट का अपना रुख है साहब, कोर्ट माई बाप है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया और मेरा ख्याल से दुनिया की कोई कोर्ट नहीं कह सकती कि आप अवैध निर्माण ना गिराएं, कह ही नहीं सकती। अवैध निर्माण भी दो तरह के होते हैं, एक जिसपे नोटिस दिया जाता है और एक जो सरकारी जमीन पे होते हैं जिसके नोटिस भी नहीं जाता। कल आप हाईवे पे गुमटी बना ले, क्या हम करें आपको नोटिस दें? एक महीने आपको नोटिस देंगे और एक महीने हाईवे पे आपकी गुमटी बने रहेगी, एक महीने हाईवे रुका रहेगा सर, बताएं आप? इसका कोई सेंस नहीं है। तो लेकिन ये है कि जो लोग 99 सीट पे जीत घोषित कर सकते हैं, तो कोर्ट की एक टिप्पणी पे उत्साहित भी हो जाते हैं। उत्साह का इतना आलम है कि साहब राहुल गांधी तो उत्साहित हैं, सब उत्साहित हैं। और अखिलेश यादव ने बार बार ऐसा किया, फिर से वो योगी से बुरी तरह भिड़ गए। ये धमकी है साहब, ये धमकी है। अगर योगी कहे कि मैनपुरी में और सफाई में बुलडोजर चलेगा तो कैसा लगेगा? सफाई के तो सारे निर्माण अवैध है, सारे निर्माण अवैध है। तो कह रहे गोरखपुर में बुलडोजर चलेगा, गोरखपुर में क्या है? योगी का आश्रम है। आप क्या धमकी दे रहे हैं? मतलब ये इस तरह आ गया। आप कह रहे हैं गोरखपुर में बुलडोजर, योगी ने उसका जवाब दिया है कि बुलडोजर चलाने के लिए कलेजा चाहिए। माफिया के सामने मैंने पहले भी कहा था माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, मिला रहा हूं, बुलडोजर से मिला रहा हूं। अब माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले के अंदर इतना कलेजा नहीं है कि बुलडोजर चला सके। तो वैसे ही आप जवाब भी पा गया। लेकिन अब वो पता नहीं, डीएनए का फुल फॉर्म बताओ, खुद ही कह रहे थे डीएनए जांच कराओ, डीएनए जांच कराई, डीएनए जांच आ गई, साबित हो गया। आप कह रहे डीएनए का फुल फॉर्म का बताओ। अरे पहले आप बताओ ना, लक्ष्मण यादव से लिखा के ट्वीट कर देना अलग बात है, अखिलेश यादव तो खुद तो बोल के दिखाया ना फुल फॉर्म। तो बहरहाल ये
इसका सिर्फ एक कारण है, दो बातें आप देखें, जब से 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई हैं, तब से अखिलेश यादव कुछ ज्यादा उत्साहित हो गए। जिंदगी में पहली बार उन्होंने एक पूरी जीत रही तो एक रिलेटिव जीत, एक अपेक्षाकृत एक जीत का मुंह देखा है। वरना तो आप देखे 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, दो नगर निगम चुनाव हारे, राज्यसभा हारे, सब हारी तो रहे हैं। लेकिन उससे इतना ज्यादा उनके अंदर उत्साह पैदा हो गया है कि सीधे हुए वो मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं, सीधे धमकी दे रहे हैं। और आपको बता रहा हूं कि जितना मैं योगी आदित्यनाथ को जानता हूं या जितना मैं उनको समझ पाया हूं, इस तरह की धमकी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनको बहुत ज्यादा आप प्रवोक नहीं कर सकते। आपने प्रवोक किया अतीक अहमद वाले मामले में, आपने उसका हश्र, अब तमाम जहां जहां आपने प्रवोक किया आपने उसका हश्र देखा। और ये जो 10 उपचुनाव है विधानसभाओं में, उसको लेकर भी थोड़ा सा ये एक तलखी बढ़ती आ रही है। और कोई एक बीच चीज में और मैंने आवाज, देखी है साथ की हाँ, अनुपम जी, कोई बीच में आवाज आ रही है हल्की सी, ये शिकायत अभी दर्शकों ने भी की है कि कुछ हल्का सा बीच में डिस्टरबेंस है। तो कोई कैसा डिस्टर्बेंस है? इंस्ट्रूमेंट के पास कोई चीज ऐसी तो नहीं रखी है जिससे आवाज ये मैं लगातार लगातार ये मैसेज आ रहे हैं, वॉइस सही करो, वॉइस सही करो। मुझे भी हल्की सी कुछ सुनाई पड़ रही है बीच बीच में, अभी हल्की आपको सी। सुनाई पड़ रही है? हाँ, अभी जैसे आप बोले हैं तो फिर वो आई है एक आवाज, हल्की सी वो आवाज आ रही है। आप कहें तो मैं लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करूं? हाँ हाँ, मेरे विचार से एक बार आ जाइए, एक बार आ जाइए। इंतजार कर लेते हैं अनुपम जी का। कुछ हल्की सी आवाज है, वो एक अजीब तरह की आवाज है। कई बार वो कुछ क्रिएट हो जाती है जब आप बोल रहे होते हैं या कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, कुछ हो। तो हम लोग एक्चुअल में चर्चा कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ, जिनको बुलडोजर बाबा भी कहते हैं, 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में यानी बुलडोजर के बारे में एक टिप्पणी की थी और उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश यादव कुछ ज़्यादा अतिरेक पूर्ण बयान दे रहे हैं और सारे बुलडोजर, मतलब आप क्या करेंगे वहाँ गोरखपुर में भेज करके। और गोरखपुर के लोग इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के बयानों से इनसे कितने नाराज हो सकते हैं, क्या इनको ये भी समझ नहीं है। और एक और सवाल खड़ा कर दिया कि क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है। तो साहब, ये मुख्यमंत्री आवास का नक्शा भी एक सवालों के घेरे में आ गया है। आप म्यूट है शायद। जी जी। देखिए, ये बात सच है कि मुख्यमंत्री आवास जिस जमाने में बना था, तो उस जमाने में विकास प्राधिकरण नहीं बने थे। तो ये बात सच हो सकती है कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा ना पास हो, पर इसी मुख्यमंत्री आवास पे तो सभी रहते आए हैं। अब देखें, इसका क्या ही जवाब दे, मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है नहीं पास है। आप सत्ता में आइएगा तो उसी को गिरा दीजिएगा सबसे पहले। सबसे पहले मुख्यमंत्री सही। आवास ही गिरा दीजिएगा। लेकिन एक एक चीज जो मैंने देखी है कि जब से 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं, तब से अखिलेश का उत्साह तो जो है वो है ही है। उत्तर प्रदेश में एकदम से अपराध बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है ओंकार जी। इस तरफ भी मुख्यमंत्री को ध्यान देना ही पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम बुलडोजर कार्रवाई पर तो रोक नहीं लगाई है जो ये प्रचारित किया जा रहा था। और उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि जो अतिक्रमण करते हैं उनको हम संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को तो हम संरक्षण नहीं देंगे, बस इतना है कि कायदे कानून के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया है अपने एफिडेविट में कि जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो सारी की सारी कार्रवाई जो है वो कानून सम्मत हैं, पहले नोटिस इशू किए गए हैं और जो अवैध निर्माण है उन्हीं पर बुलडोजर चला है। वो उदयपुर उदयपुर की तरह नहीं होता है उत्तर प्रदेश में कि वो किराएदार था लड़के का पिता और अ, मकान मालिक का मकान ही जो है वहाँ की सरकार ने ढहा दिया और फंस गई।
तो ऐसा यहाँ तो कम से कम अभी तक देखने को नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में भी अपने मकान के साथ गाड़ियां भी चपटी कर दी, जबकि जी ये जी, जिला प्रशासन का काम था कि आप चाहते तो गाड़ियां घसीट कर बाहर कर सकते थे। बिल्कुल सही है। चलिए अगले विषय पर चलते हैं। ये राहुल गांधी को वैसे तो मैं नहीं पूछूंगा कि क्या हुआ है, ये तो अब पूरे देश को पता है कि क्या हुआ है और रोग क्या है ये भी पता है। लेकिन अमित शाह के बेटे को बीच में ले आए बोलते बोलते। सारी चीजें, सारे के सारे बिजनेस इन 3-4 लोगों को मिलते हैं। अमित शाह के जो बेटे हैं, कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। तो 6-7 लोग देश को चला रहे हैं और सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, बाकी स्टेट्स की जनता चुप रहेगी। क्या कहेंगे अनुपम जी? क्या कहे सर, क्या कहा जाए? मतलब ये तो एकदम समझ क्या बोल रहे हैं सर। राहुल गांधी कश्मीर जाके कहते हैं कि कश्मीर में एक राजा बैठा है, उसने तुम्हारे हक छीन लिए। जब पिछली बार कश्मीर गए थे तो कहा था कश्मीरी औरतों का मिलिट्री वाले बलात्कार कर रहे हैं। राहुल गांधी की पार्टी वाले कहते हैं हमारी आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा। राहुल गांधी दक्षिण भारत में कहते हैं कि उत्तर भारत वाले आपके हक छीनना चाहते हैं, आपके खाने पीने बोलने कपड़े का अधिकार छीनना चाहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि अपर कास्ट, तथा कथित अपर कास्ट पिछड़ों और दलितों का हक छीनना चाहती है। राहुल गांधी कहते हैं कि चाइना वाले इंडिया को पीट रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बैठ रही है, रोज बताते हैं हमारे हम दिवालिया हो रहे हैं। राहुल गांधी अमेरिका और यूरोप जाके कहते हैं कि उन लोगों को हमारे देश में दखल देना चाहिए, और उनके कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर जैसे लोग जाके कहते हैं पाकिस्तान से कि आप हमारी मदद कीजिए। राहुल गांधी खुद भी कभी पहले हिंदुत्व पे प्रहार कर देते, अब सीधे हिंदुओं को हिंसक कहते हैं। उनके साथ वाले उनके पार्टी के सर्वोच्च नेता जो तथाकथित हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका लड़का जो कि उनकी सरकार में काबीना मंत्री है, वो सनातन को कोड़ कहता है, उनके सहयोगी कोड़ कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं हम राम मंदिर उद्घाटन इसलिए नहीं जाएंगे कि वो बीजेपी का कार्यक्रम है, उद्घाटन वो इतना टाइम हो गया आज तक नहीं गए तो नहीं गए। तो राहुल गांधी राहुल गांधी ये भी जाके कहते हैं कि पूरे इंडिया में पेट्रोल छिड़का हुआ है, बस आग लगाने की देर है। तो कभी ये अमेरिका से मदद मांगते हैं, कभी यूरोप से, कभी पाकिस्तान से, और यहाँ तक कि चीन से हमारी झड़पें होती है तो कहती चीन जीता हम हारे। तो हम इसको राहुल गांधी चीन से गुप्त समझौते करते हैं। राहुल गांधी ब्रिटेन की नागरिकता लेते हैं। राहुल गांधी मतलब क्या क्या कह रहे हैं आप सुन रहे हैं ना, मैं तो लाइन से पूरा बता रहे हैं ना। किसी एक बयान की बात हो तो ना, आप तो जाके मिलिट्री के जवानों से मिलते हो तो उनको ये कह के भड़काते हो कि मिलिट्री के जो अधिकारी हैं वो सब मलाई खा जा रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। इसको ट्रीजन कहते हैं, ट्रीजन, इसको देशद्रोह कहते हैं। सरकार क्यों नहीं कोई कार्रवाई करती है? जयप्रकाश नारायण ने सिर्फ इतना कहा था 1975 में कि कि भारत की पुलिस को इंदिरा गांधी के अवैध आदेश नहीं मानने चाहिए, पुलिस के लिए कहा था। इंदिरा गांधी ने कहा था देशद्रोह और इमरजेंसी लगा दी। राहुल गांधी फौज को भड़का रहे हैं, फौज का मोरल डाउन कर रहे हैं, इकोनॉमी का मोरल, हमारे देश के इन्वेस्टर्स को भड़का रहे हैं कि तुम्हारा इकोनॉमी बैठने वाली है। उसके लिए कभी रघुराम राजन को ले आते हैं, कभी कौशिक बासु को ले आते हैं, कभी अमर सेन को ले आते हैं, कभी ब्लूमबर्ग को ले आते हैं, कभी ये हिंडनबर्ग को ले आते हैं, और कुल मिला के हर तरह से हमारी इकोनॉमी बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमको फौज, आप हमारे देश के खिलाफ जो हमारे देश में गोला बारूद सप्लाई कर रहा है बीएनपी, खालदा जिया की पार्टी, आप उससे हॉबनॉब कर रहे हैं।
आप जो सरोज से मिल रहे हैं, क्या राहुल गांधी, मतलब आपको जाके सिर्फ राहुल गांधी को ये बताना है कि मैं भारत के खिलाफ हूं, राहुल गांधी आपको गले लगा लेते। बहुत ही आश्चर्यजनक बयानबाजी जो है ये कर रहे हैं। और मैंने हमेशा आपसे कहा है ओमकार जी कि मैं नेहरू, इंदिरा और राजीव की नीतियों के खिलाफ हूं, पर मैं सोनिया, राहुल और प्रियंका की नीयत पे मुझे शक है। सही है। पहले मामला नीति का था, अब मामले नीयत का है। और एक तीसरी घटना साहब, ये जो घटनाक्रम हुआ है, आज अपने रियल बॉस से मिले हैं जाकर के विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, और अब सूचना आ रही है कि इनके लिए सीट भी तय की जा रही है कि ये जींद के जुलाना से लड़ेंगी या चरखी दादरी में महावीर फोगाट की जो बेटी है बबीता फोगाट उसके खिलाफ लड़ेंगी। 2-3 सीट ऑफर की गई है। बजरंग पूनिया के लिए भी 2 सीटें जो है ऑफर की गई हैं। तो अब तो जो पर्दे के पीछे से खेल था उसका खुलासा हो ही गया साहब। मैंने साहब आज ट्वीट किया है कि पहलवान आंदोलन फाइनली अपने अंजाम तक पहुंच गया। उसके सारे जितनी डिमांड्स थी सब पूरी हो गई। नेशनल गेम्स में 10-0 से हारने के बाद भी विनेश फोगाट 30 साल की उम्र में जाके तीसरा ओलंपिक खेल ली हो, तीसरा भी हार रही। मतलब यही तो इनकी जिद थी ना कि नेशनल ना खिलाओ। नेशनल में हार भी गई 10-0 से, फिर भी जाके यंग युवा पहलवानों का भविष्य खराब करके लगातार तीसरे ओलंपिक में 30 ओलंपिक्स में पहलवानों की इंटरनेशनल एज जाने की उम्र 24 साल औसत है, ये 30 साल में चली गई। और जो फिर जो होना था वो हुआ, तो वो काम भी इनका पूरा हो गया। साली जीजा दोनों को कांग्रेस टिकट भी मिल गया। तो आज पहलवान आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंच गया। साहब मैंने तो ट्वीट किया है। मैंने भी साहब एक ट्वीट किया है, मैं आपको और दर्शकों को भी पढ़वा दूं। मैंने लिखा था कि जब से विनेश पेरिस से लौटी हैं तब से आपने कोई एक फोटो ऐसा देखा है जिसमें वो ओलंपिक संघ की चेयरमैन पीटी उषा या कुश्ती संघ के किसी पदाधिकारी से या खेल मंत्री से मिलती हुई दिखी हो? वो किससे मिली? दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा से। फेक गोल्ड मेडल लेने के लिए रोहतक में खाप पंचायत से। शंभू बॉर्डर पर 6 महीने से धरने पर बैठे आंदोलन जीवियों से, और अब राहुल गांधी से। ये कैसी चैंपियन और ओलंपियन हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं। 3 ओलंपिक खेल कर भी एक मेडल क्यों नहीं जीत पाई, ये भी समझिए। राजनीति से ही फुर्सत नहीं है। कांग्रेस ने राजनीतिक स्कोर करने के लिए खिलाड़ियों को कहीं का नहीं छोड़ा। ये किसी से नहीं मिली हैं आकर के। प्राइम मिनिस्टर ने जब ओलंपियंस को बुलाया था अपने रेजिडेंस पर, इन्होंने उस प्रोग्राम में शामिल होने को टाला जानबूझ करके। 2 दिन लेट दिल्ली पहुंची, और उसके बाद ना प्राइम मिनिस्टर से, ना खेल मंत्री से, ना पीटी उषा से, ना कुश्ती संघ से ये मिली, तो केवल पॉलिटिशियन से, आंदोलन जीवियों से, खाप पंचायत के लोगों से। और आज राहुल गांधी से। वो तो उनके रियल बॉस हैं, तो वो तो सारा तो कुछ तय ही कर रहे थे। सुप्रिया श्रीनेत ने आज एक ट्वीट किया है इसी फोटो को दिखाते हुए, और लिखा है कि जीतेंगे हर बाजी जब खेलें हम जी जान से। तो मैंने उसमें लिखा था, अरे हम तो समझे थे कि कुश्ती वाले खेल की बात हो रही है और ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं, तो ये तो किसी और चीज के ही खिलाड़ी निकले साहब। तो देखिए इसका पहले दिन से मैं तो फिर भी कहा था कि जो महिला यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है उसकी डिमांड होती है कि साहब सामने वाले को पकड़ के जेल में डालो। उसकी डिमांड ये नहीं होती है कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, मुझको बिना नेशनल खिलाए ओलंपिक भेज दो। ये तो उसी समय समझ में आ गया था कि आंदोलन कुछ और है, बहाने कुछ और है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं, अंतिम टिप्पणी आपकी, इसका हरियाणा के चुनाव पर, उसके परिणामों पर कोई असर पड़ेगा? या ये जिस तरीके से इन पहलवानों को
अब कंधे पर उठाए घूम रहे हैं, उनको आगे कर रहे हैं। इससे जाट बनाम गैर जाट फिर से हो जाएगा 2014 और 2019 तक, और नहीं सर, कांग्रेस को बिल्कुल हो इसका जाएगा, नुकसान भी बिल्कुल हो उठाना जाएगा। पड़ेगा। देखिए, इन्होंने बेसिकली क्या किया, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को जाट अस्मिता का सवाल बनाया, इसको जाटों की इज्जत का सवाल बनाया और अंततः उनको चुनाव मैदान में उतार दिया। तो इससे होगा वही कि जो आप कह रहे हैं कि अगर ये इतिहास गवाह है कि जब भी राजनीति में एक तरफ का ध्रुवीकरण होता है तो दूसरी तरफ का भी हो जाता है। अगर आप जाटों का ध्रुवीकरण होगा तो आपको रिवर्स ध्रुवीकरण भी नजर आएगा। नतीजे क्या होते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो हार के भी जीत जाती है, या तो वो चुनाव जीत जाती है या तो समाज में विभाजन कराने में सफल रहती है। तो उसको लगता है कि वो भी उनके लिए जीत ही है। अरे साहब, 99 सीट जीतने के बाद अगर राहुल गांधी वी का साइन बना करके फोटो खिंचवा रहे हैं बहन और माता जी के साथ और खड़गे जी के साथ, तब तो अगर वहां भी हरियाणा में भी इनको विजयश्री नहीं मिली तो भी ये जीत का दावा कर देंगे, इन्हें कौन रोक सकता है। मैं तो कहता हूं ना कि इनको चुनाव ही ना लड़े, सीधे नैतिक विजय डिक्लेयर कर दें। लेकिन वो सब अपनी जगह है सर। मैंने अपने जीवन में विपक्ष के द्वारा सरकार विरोधी राजनीति तो हमेशा देखी है, देश विरोधी राजनीति, एकदम सीधे देश विरोधी राजनीति। इतनी ज्यादा खतरनाक राजनीति मैंने पहले कभी नहीं देखी ओंकार जी। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज साउंड की प्रॉब्लम थी और लगातार लोग, वो ये जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो एक बार प्ले करके देखिएगा तो वो साउंड मैं बिल्कुल करूँ। देखो अभी आपको जी कुछ आ रही है उसमें फर्क? हाँ, वो अभी भी आ रही है। एक दर्शक ने तो बड़ा दिलचस्प चुनाव, वो एक मैसेज भी भेजा था, मैं उसको देख रहा था। उन्होंने कहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल और अखिलेश ने कहीं घोस्ट जो है वो उनके माइक में फिट कर दिया है अनुपम मिश्रा के। तो बड़ी दिलचस्प टिप्पणी थी। बहरहाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और दर्शकों का भी इस लाइव शो के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सर।